करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो कोर एंजाइम है, ठीक है जी, कोर एंजाइम का मतलब क्या है? आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, यानी कि कोर एंजाइम वो वाली पार्ट है एंजाइम का जो कि सिंथेसिस में, आरएनए सिंथेसिस में और डीएनए रिकॉग्निशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। कोर एंजाइम क्या चीज है? कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का वो पार्ट है जो कि आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बात याद रखनी है आपने। और इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं, कौन कौन सी? बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश, ठीक है। जब कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाए, ये सिग्मा फैक्टर जो है, ठीक है जी, ये सिग्मा फैक्टर जब अटैच हो जाए कोर एंजाइम के साथ, तब क्या बन जाती है? हमारे पास एक्टिवेटेड आरएनए पॉलीमरेज बन जाती है, ठीक है जी। विच मीन्स के हमें यहाँ से पता चलता है कि बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश ये जो हैं हमारे पास, और इसके साथ जब सिग्मा फैक्टर लग जाता है आकर के, तब वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बेटा कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है। जैसे बेटा हमने रेप्लिकेशन को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया था, वो फेजेस के नाम थे इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 पार्ट्स थे, ये 3 फेजेस थे रेप्लिकेशन के। उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन के भी 3 फेजेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 फेजेस के अंदर हम जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन फेज जो है इसके अंदर होता क्या है। नाम से जाहिर है, इनिशिएशन का मतलब है कि कोई चीज नई स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है किसी चीज की। तो जो हमारे पास डीएनए है, ठीक है जी, अब डीएनए से आरएनए बनना है तो पहला स्टेप तो हम हमारे दिमाग में पहले ही क्लियर है कि भैया जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड हो जाएगा, जब उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तब एंटीसेंस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनना शुरू होगा। ये बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में है। अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग होगी इसी प्रोसेस की। तो जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आल्सो, जो डीएनए होता है उसके ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। इन रिकॉग्निशन साइट्स को हम लोग प्रमोटर भी बोलते हैं, ठीक है। दीज रिकॉग्निशन साइट्स आर नोन एज प्रमोटर साइट्स आल्सो, ओके। सो जो हमारे पास ये प्रमोटर साइट्स है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं कि प्रमोटर साइट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग रिकॉग्निशन, प्रमोटर साइट के अंदर क्या प्रेजेंट है? रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या होती हैं रिकॉग्निशन साइट्स? ओके, हमें ये तो पता है कि आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए सिंथेसाइज करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज को मालूम है, आरएनए पॉलीमरेज को पता है कि डीएनए का कौन सा पार्ट ट्रांसक्राइब होगा, कौन सा नहीं होगा। मानते हो ये बात? बिल्कुल, ठीक है जी। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज इस चीज में मास्टर है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है डीएनए को कि ये पार्ट की मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगी या नहीं करूंगी, ठीक है जी। ओके, तो जिस डीएनए के ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होंगी उस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, और इन रिकॉग्निशन साइट्स को पहचानने का काम करती है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बेटा। आरएनए पॉलीमरेज किसको रिकॉग्नाइज करती है?
इन रिकॉग्निशन साइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, इन रिकॉग्निशन साइट्स को वो पहचानती है कि किस तरह से वो रिकॉग्निशन साइट्स को क्या करेगी, पहचानेगी और वहां पर बाइंड कर जाएगी। सो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने के लिए डीएनए के ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होंगी। उन रिकॉग्निशन साइट्स को पहचानने का काम करेगी आरएनए पॉलीमरेज। और टू बी मोर प्रिसाइज, आरएनए पॉलीमरेज के 5 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा। ठीक है, तो जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर का काम होता है रिकॉग्निशन साइट को पहचानना और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देना रिकॉग्निशन साइट्स के ऊपर। ठीक है जी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं तो ये डीएनए, ठीक है, तो क्या डीएनए के अंदर ऊपर कुछ अलग से कुछ चीज पड़ी है जिसको वो रिकॉग्नाइज करती है, या फिर मतलब डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं 2, ठीक है, उसके अंदर 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है बस, और क्या है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ अलग से है नहीं। वो तो जितना भी टोटल डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकैरियोट्स का हो, बना तो वो इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ ही हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ही बना हुआ है। तो रिकॉग्निशन साइट्स में क्या एक्स्ट्रा है, क्या खूबी है इस तरह की जो सिग्मा फैक्टर पहचानता है। ठीक है, तो बेटा वहां पर आपका आंसर होगा, इस बात का आंसर होगा कि जो प्रमोटर साइट होती है, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट्स पे बोलते हैं, जो प्रमोटर साइट होती है वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस किस तरह का होगा, टी ए टी ए ए टी, टी ए टी ए ए टी, टी ए टी ए ए टी, इसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, टी पता है आपको, टी स्टैंड्स फॉर थाइमिन, उसके बाद अगला टी से अगला न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, ए से अगला फिर टी से अगला फिर ए, तो टी ए टाटा बॉक्स। ठीक है ना, प्रमोटर को हम लोग टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रमोटर साइट है या जो रिकॉग्निशन साइट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर नाइट्रोजन बेसिस हैं, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, मतलब कि रिपीटेडली रिपीटेडली ये 2 नाइट्रोजन बेसिस खुद को रिपीट करते हैं बार बार। ठीक है ना, और इस रेपिटेशन को रिकॉग्नाइज करती है आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर पहचानता है कि कहां पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर। उस टाटा बॉक्स को पहचानने का काम है सिग्मा फैक्टर का, वो पहचान लेगा टाटा बॉक्स को और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देगा। वेरी गुड, अब हमें ये तो पता लग गया कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कहां पर करती है डीएनए के ऊपर। तो आंसर इज प्रमोटर्स, प्रमोटर साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स, और इसका एक और भी नाम है टाटा बॉक्स, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी। ठीक है जी, आरएनए पॉलीमरेज जहां पर बाइंड करेगी। ओके, तो बेटा अब एक और चीज समझनी बाकी है कि जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था, रेप्लिकेशन में तो पहले हेलिकेज आई, फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आए, ठीक है जी, फिर उसके बाद टोपोआइसोमरेज आई, फिर उसके बाद कहीं नंबर आया जाके डीएनए पॉलीमरेज का, जिसने कि नया डीएनए बनाया। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही बार में, ठीक है जी, नंबर 1 एक्शन किसका है, सबसे पहला एक्शन किसका हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज का हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन में हेलिकेज अलग काम कर रही है, टोपोआइसोमरेज अलग काम कर रही है, एसएसबीज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स अलग काम कर रहे हैं, तब जाकर कहीं डीएनए पॉलीमरेज की बारी आती है। और डीएनए पॉलीमरेज को भी बाइंड करने के लिए प्राइमर चाहिए। ठीक है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज की ऐसी कोई शर्तें नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, बस एक
प्रमोटर बॉक्स चाहिए, उस प्रमोटर बॉक्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाएगी। तो अब आपको पता लग गया है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती कहाँ पे। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बतानी चाहता हूँ कि जो डीएनए होता है ना बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेंथ है एक डीएनए की जिसको अभी हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर देख लूं, लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि इसका मैं ये सेंटर मान लूं, ये इसका सेंटर है। ठीक है, जहां पर मार्क किए गए हैं, लेट्स सपोज कि ये सेंटर है। तो अब इसके दो साइड्स हो गई, एक लेफ्ट हो गई एक राइट हो गई, सेंटर में टिक्स हैं। ठीक है जी। ओके, तो सेंटर में हमने मार्क कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, यहां पर जब हम बात करेंगे ना डीएनए के ऊपर, के लेफ्ट, डीएनए के लेफ्ट के ऊपर, यानी कि अगर मैं बोलूं आपको कि मार्क है मार्क के लेफ्ट के ऊपर या मार्क के राइट के ऊपर, ठीक है, ये तो हो गई लेफ्ट राइट की बात। ठीक है ना, लेकिन अब प्रोकैरियोट्स का डीएनए तो सर्कुलर है। ठीक है ना, वहां पर लेफ्ट राइट तो कैसे होगा, फिर साइंटिस्ट कैसे समझते होंगे, वो लेफ्ट राइट कैसे करते होंगे, मतलब कि अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि ये जरूरत क्या है लेफ्ट राइट करने की। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एक जीन प्रेजेंट है जो कि डिटरमिन करती है आई कलर को। ठीक है जी, जो कि आई कलर को डिटरमिन कर रही है, यूकैरियोटिक डीएनए है, आई कलर को डिटरमिन कर रही है जीन। ठीक है, उसके आगे एक जीन प्रेजेंट है जो कि स्किन कलर को डिटरमिन कर रही है। सपोज पहले आई कलर वाली फिर स्किन कलर वाली, और उसके आगे एक और जीन प्रेजेंट है जो कि किसी एंजाइम को जो कि किसी एंजाइम की इंफॉर्मेशन को कोड करती है, वो डीएनए कोई एंजाइम बनाता है। ठीक है, अब तीन जीन्स हो गए हमारे पास। पहली जो कि आई कलर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, यानी कि आई पिगमेंट बना रही है। ठीक है जी। दूसरी जो कि स्किन पिगमेंट बना रही है, स्किन कलर कंट्रोल कर रही है। तीसरी जो कि कोई एंजाइम कंट्रोल कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, और जो हमारे पास सपोज कि जो आई कलर वाली है वो लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज आई कलर वाली लेफ्ट में प्रेजेंट है, स्किन कलर वाली सेंटर में प्रेजेंट है, और जो हमारे पास एंजाइम वाली है वो राइट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसको कैसे समझते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि डीएनए के ऊपर अगर आपने ये कहना है कि लेफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि स्किन कलर के लेफ्ट में प्रेजेंट है आई कलर वाली, तो आप ये नहीं कहेंगे कि लेफ्ट में प्रेजेंट है, आप कहेंगे कि अपस्ट्रीम। ठीक है, आप लेफ्ट वर्ड ना यूज करके आप वर्ड यूज करेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, और अगर आपको राइट कहना है कि ये फॉर एग्जांपल कि आई कलर वाली जो जीन है, आई कलर वाली जीन के राइट में प्रेजेंट है स्किन कलर वाली जीन। ठीक है, तो आप राइट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे डाउनस्ट्रीम। दैट डाउनस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम टू आई कलर कंट्रोलिंग जीन देयर इज प्रेजेंट अ जीन विच कंट्रोल्स स्किन कलर। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर हमारे पास जब हम बात करते हैं प्रमोटर सीक्वेंसेस की, तो प्रमोटर सीक्वेंसेस आर ऑलवेज प्रेजेंट अपस्ट्रीम। कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद जो मेन जीन होती है हमारी जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ठीक है जी, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, वो हमेशा प्रेजेंट होती है प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम। ठीक है जी, प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे ये भी बेटा एक तरह की एनोटेशंस ही हैं जो हम यूज करते हैं डीएनए को, डीएनए के केस के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो अब एक बात और समझते हैं हम कि जो हमारे पास प्रमोटर है ये कहां पर प्रेजेंट होगा, हमेशा अपस्ट्रीम। ठीक है जी, और उसके आगे जो ट्रांसक्राइब्ड रीजन है वो क्या होगा, उसके प्रमोटर के हमेशा डाउनस्ट्रीम होगा। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए अब तक। चलिए ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है बेटा कि हमारे पास जो अब तक हमने सीख लिया प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है। अब अगली अगली चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अगली चीज है हमारे पास कि जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गई प्रमोटर के ऊपर, आप देख रहे थे कि ये प्रमोटर रीजन था, आरएनए पॉलीमरेज आई यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली बाइंड कर गई। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये आउटलाइन जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज की आउटलाइन है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर चुकी है, बिल्कुल जी, हमारे प्रमोटर के ऊपर बाइंड कर गई है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, अब याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज
खुद ही हेलिकेस का काम करती है। आपको हेलिकेस का काम पता है, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी। आरएनए पॉलीमरेज क्या करना स्टार्ट कर देगी, यहां पर जो बेटा प्रेजेंट थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि आप यहाँ देख रही हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये धीरे धीरे जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ती जाएगी, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है ये ब्रेक होते चले जाएंगे। ठीक है, ये ब्रेक होते चले जाएंगे हमारे पास। चलिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे सारे। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करवाती है। वेरी गुड। अब अगला काम ये है कि अब हमें ये भी पता है कि एंटीसेंस स्ट्रैंड कौन सा होता है, कल हमने सीख लिया था। एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा, एंटीसेंस स्ट्रैंड हो जाएगा, जिसके अगेंस्ट नया आरएनए जो है वो बनेगा, या कह लो कि जिसके ऊपर नया आरएनए बनेगा। और बनाएगा कौन आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है जी, चलिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये रहा बेटा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने जो अभी बातें आपके साथ ऊपर शेयर की हैं वही लिखी भी हुई हैं इसके अंदर। तो प्रमोटर साइट्स जो हैं वहां पर बेसिकली ये सीक्वेंस जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं, और उसका एक और भी नाम है प्रिब्नो बॉक्स। प्रिब्नो बॉक्स भी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद जो प्रमोटर साइट है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, जो कि डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ करके रखते हैं, और उनको सेपरेट कर देती है। ठीक है जी, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड के ऊपर, ऑफ कोर्स एंटीसेंस स्ट्रैंड के ऊपर, जो ट्रांसक्रिप्शन का काम है उसको स्टार्ट कर देती है। और ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती है। ठीक है जी। अब अगली बात बेटा, जैसे हमको नया डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए थे। अगर आपको याद हो रेप्लिकेशन पार्ट के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिनको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं डीएनटीपीस। डीएनटीपीस, तो जो डीएनटीपीज हैं वो है क्या बेसिकली, वो है बेटा हमारे पास डीऑक्सीराइबो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, या फिर डीऑक्सीराइबो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये वही है बेसिकली। 4 हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस हैं और 4 ही हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स भी हैं। बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हमको पता है कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है ना, तो अगर हमने आरएनए बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए ही। ठीक है ना, और 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, जो कि कौन होंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये 4 होंगे हमारे पास। ठीक है जी, कौन कौन से होंगे जी, एक होगा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एक होगा गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, एक होगा यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, और एक होगा साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये 4 होंगे। ठीक है जी, और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जिस तरह हमारे पास एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक है जी, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, कौन कौन से, पहला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर है यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, फिर है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये नाम है इनके बेटा, अच्छे से आपको पता होने चाहिए। एटीपी की फुल फॉर्म याद है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह से जी से गुआनिन का गुआनोसिन बन जाएगा, यूरेसिल का यूरिडिन बन जाएगा, साइटोसिन का साइटोसिन ही रहेगा, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, तो ये है, ये प्रेजेंट कहां पर होंगे, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, और इन्हीं को यूज कर कर नया आरएनए जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है जी, नया आरएनए जो है वो बना दिया जाएगा। ओके, अब अगली बात। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज क्या है कि हमको ये मालूम है, जिन बच्चों ने रेप्लिकेशन भी की हुई है अच्छे से, उनको ये मालूम है कि जब भी कभी शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनता है एक स्ट्रैंड के अंदर,
ठीक है, ये तो हमें मालूम है बेटा कि अगर आप चाहे आरएनए का डबल स्ट्रैंड हो, चाहे डीएनए का डबल स्ट्रैंड हो, ठीक है, चाहे आरएनए डीएनए हाइब्रिड स्ट्रैंड हो, बॉन्ड तो दो स्ट्रैंड के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा। बॉन्डिंग तो हमेशा दो स्ट्रैंड्स के इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगी। लेकिन अगर मैं कहूं एक सिंगल चेन के बीच में, एक सिंगल स्ट्रैंड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, फिर आंसर होगा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ओके, तो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप रिक्वायर्ड होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप रिक्वायर्ड होता है बस। और यहां पर कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, ट्राइफॉस्फेट, इधर भी ट्राइफॉस्फेट, यहां पर भी ट्राइफॉस्फेट, इधर भी ट्राइफॉस्फेट। यानी कि अगर लेट्स सपोज कि ए और जी का बॉन्ड बन रहा है, एक चेन के अंदर तो बन सकता है ना, एक चेन के अंदर तो प्यूरिन प्यूरिन भी बॉन्ड बना सकते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन भी बना सकते हैं। लेकिन जब दो चेन्स की बात होगी, दो चेन के अंदर बॉन्डिंग करनी है, फिर तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा और पिरिमिडिन हमेशा प्यूरिन के साथ ही करेगा। ओके, तो एक चेन के अंदर लेट्स सपोज अगर हमने एडेनिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्ड्स जो हैं वो बनाने हैं, एटीपी और जीटीपी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्रिएट करवाना है, फिर चाहिए एक फॉस्फेट लेकिन तीन प्रेजेंट हैं, तो जो दो फॉस्फेट हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जब आपको पता है जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है, जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, उस एनर्जी को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है जी, ये बात हमने रेप्लिकेशन के अंदर भी सीखी थी और वही यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। ठीक है जी, तो अब अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं इलोंगेशन की, कि जब इलोंगेट होगा, जब आरएनए बनेगा तो कैसे बनेगा। अब ये बात समझ लेते हैं बेटा यहाँ पर हम। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, ये तो थी प्रमोटर साइट, प्रमोटर, अच्छा एक बात और देख रहे हो आप, जो प्रमोटर साइट है वो ओपन अप नहीं हुई, ठीक है ना, प्रमोटर साइट ओपन अप नहीं हुई। ओके, अच्छा उसके बाद बाइंड हो गई, और उसके जब प्रमोटर के आगे जो रीजन है वो जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो ओपन अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे जैसे वो ओपन अप होता चला जाएगा, जो नीचे वाला स्ट्रैंड होगा 3 to 5 वाला, उसके अगेंस्ट कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, 5 प्राइम। ठीक है जी, और किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, ओके, तो ओके, तो जैसे जैसे क्या होता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ आरएनए वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ती जाएगी। जो पिछला डीएनए पीछे बच गया है, जो डीएनए पीछे बच गया है, ठीक है जी, अगर हम प्रमोटर को यहाँ मान लें कि यहाँ प्रमोटर है, ये प्रमोटर था जहां से एंजाइम शुरू हुई थी, मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। सपोज बेटा कि ये प्रमोटर था जहां से जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके, और उस प्रमोटर के आगे ये रीजन पहले ओपन अप हुआ। ठीक है जी, ये रीजन पहले ओपन अप हुआ। ओके, ओपन अप होने के बाद एंजाइम ने आरएनए बनाया और एंजाइम आगे मूव कर गई। अब एंजाइम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो जब एंजाइम आगे चली जाएगी, जब एंजाइम आगे चली जाएगी, तो ये जो पिछला रीजन है ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है जी, आरएनए खुद को क्या कर लेगा, डिटैच कर लेगा। आप देख रहे हैं कि ये आरएनए बाहर आ रखा है इस स्ट्रैंड से, डीएनए के डबल जो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो गए हैं, फिर से उन्होंने अपने ओरिजिनल शेप में आ गए हैं, और आरएनए ने क्या कर लिया, खुद को बाहर निकाल लिया। और जिस तरह से ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाती जाएगी, ठीक है जी, आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ठीक है जी, आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी बेटा, वैसे वैसे जो आरएनए है वो बनता जाएगा टुवर्ड्स द 3 प्राइम डायरेक्शन, और जो डीएनए पीछे छूटता जाएगा वो डीएनए दोबारा से अपने हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता जाएगा और आरएनए खुद को अलग करता जाएगा डीएनए से। ठीक है, और ये काम हो कैसे रहा है और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। सपोज कि ये था हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। ठीक है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंट स्ट्रैंड है। ठीक है जी, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 3 प्राइम के ऑपोजिट कौन सा एंड बना, 5 प्राइम। ठीक है जी, 5 प्राइम बन गया। और किस तरफ जाएगा ये, अगर यहाँ 5 प्राइम है तो इसका राइट डायरेक्शन में क्या होगा, 3 प्राइम है।
ऑफ कोर्स अगर यहाँ 3 है तो इसके ऑपोजिट 5 होगा, ठीक है जी। अगर यहाँ 5 है तो इसके ऑपोजिट यहाँ 3 बनेगा। तो 3 अगर राइट साइड में यहाँ बन रहा है तो 5 यहाँ पर है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर डीएनए के ऊपर टी लगा हुआ है तो आपको पता है कि टी के ऑपोजिट क्या आना है? ए आना है, ठीक है जी। अगर ए लगा हुआ है तो ए के ऑपोजिट टी नहीं आएगा। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, बिल्कुल राइट। तो टी के ऑपोजिट यू आ जाएगा, और उसके बाद फिर से जी के ऑपोजिट सी आएगा, ए के ऑपोजिट टी आएगा, टी के ऑपोजिट ए आएगा, ठीक है जी। एंड ए के ऑपोजिट फिर से क्या आ गया? यू आ गया। ऊपर वाला स्ट्रैंड हम बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो ए के ऑपोजिट अब यहाँ टी नहीं आएगा, यहाँ यू आएगा, ठीक है। उसके बाद जी के ऑपोजिट सी आएगा, सी के ऑपोजिट फिर जी आएगा, ए के ऑपोजिट यू, टी के ऑपोजिट ए, एंड टी के ऑपोजिट फिर से ए, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक आते आते ये पूरा जो आरएनए स्ट्रैंड है ये बन जाएगा, ठीक है जी। और क्या होता जाएगा? जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, पिछले वाला खुद को क्या करता जाएगा? अलग करता जाएगा। ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे, और ये आरएनए खुद को बाहर निकालता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, खुद आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये था बेटा यहाँ तक हमारे पास। तो ये इलोंगेशन की कहानी है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट चीज है उसके साथ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद तो सिग्मा फैक्टर सेपरेट्स द कोर एंजाइम, मूव्स अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड टिल रीचेस द टर्मिनेशन साइट, ठीक है जी। अब टर्मिनेटर साइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जिस तरह से जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर जिस तरह से रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है, डीएनए के ऊपर जिस तरह से रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, उसी तरह से एक टर्मिनेशन साइट भी प्रेजेंट है जहां पर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। उस साइट को हम बोलते हैं टर्मिनेशन साइट या टर्मिनेटर साइट, ठीक है जी। टर्मिनेटर साइट के ऊपर जब आरएनए पॉलीमरेज आएगी ना, तब आरएनए पॉलीमरेज खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगी। वो साइट कुछ इस तरह की होती है, और डीएनए से खुद को अलग कर लेगी आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हुई, आरएनए बनना बंद हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। ये था एक ब्रीफ आइडिया। क्या था आइडिया? कि ट्रांसक्रिप्शन साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज खुद को बैलेंस नहीं कर पाती, ठीक है जी, और डीएनए से अलग हो जाती है, ठीक है जी। जैसे अलग होती है ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है। तो ये तो मैंने बेसिक आइडिया दिया है। इसकी जो डिटेल है, बैलेंस क्यों नहीं कर पाती, वो हम आगे सीखते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास